ये जो 4 चक्र हैं पुष्प के, इनमें से जो बाहर के 2 चक्र होते हैं जो कि कैलिक्स और कोरोला होते हैं। आप जानते हैं कैलिक्स को हिंदी में बाह्यदलपुंज और कोरोला को दलपुंज कहा जाता है। तो ये दोनों जो चक्र हैं, ये दोनों चक्र प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक प्रजनन में भाग नहीं लेते, ये अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, यानी कि ये लैंगिक प्रजनन में सहायता करते हैं। इसीलिए इन दोनों चक्र को सहायक अंग कहा गया है। जो सबसे बाहरी चक्र है जिसे आप जानते हैं कैलिक्स कहते हैं, ये जो कैलिक्स होते हैं आप देख रहे हैं कि हरे रंग के, ये हरे रंग के होते हैं और इसलिए इनके 2 कार्य हैं। पहला कार्य, हरे रंग के होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरा ये कि जब कली अवस्था में होते हैं, कलिका अवस्था में पुष्प जब होती है तो उसको ये पूरी तरह से ढके हुए होते हैं और इसलिए वह पुष्प को सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा जो चक्र आप देख रहे हैं अंदर की ओर, जिसे हम कोरोला कहते हैं, यह चक्र आप देख रहे हैं बहुत ही रंगीन होते हैं, यानी इसके एक इकाई को पेटल्स कहते हैं और ये सारे पेटल्स आप देख रहे हैं बहुत रंगीन होते हैं। यदि किसी पुष्प में ये रंगीन नहीं होते हैं, कई ऐसे पुष्प हैं जिनमें ये रंगीन दिखाई नहीं देते, लेकिन इनमें भी आकर्षण का गुण होता है। वह इसलिए क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होते हैं। तो इनका मुख्य कार्य यह है परागण करना, परागण की क्रिया में सहायता करना, क्योंकि परागण के लिए ये कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और परागण की क्रिया आप जानते हैं क्या होता है, जिसमें पराग कोश से पराग कण वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम विस्तार से आगे समझेंगे। अब अंदर की ओर जो चक्र आप देख रहे हैं वह है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम जिसे हिंदी में पुमंग कहते हैं। आप जानते हैं पुमंग पुष्प का नर जनन अंग होता है और गाइनोशियम जिसे जायांग कहते हैं, यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। तो इन दोनों अंगों की संरचना और इसमें कैसे लैंगिक प्रक्रिया होती है, इसकी पूरी प्रक्रिया को हम विस्तार से समझेंगे। पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन को समझने के लिए हमें इन्हें 4 बिंदुओं के अंतर्गत समझना होगा। सबसे पहला है युग्मक जनन, जिसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है परागण, जिसे पॉलिनेशन कहते हैं। तीसरा निषेचन, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और चौथा है भ्रूण परिवर्धन, जिसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। जो पहला है युग्मक जनन, नाम से पता चल रहा है आपको, युग्मक का जनन, यानी इसके अंतर्गत हम नर युग्मक और मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को जानेंगे। नर युग्मक के बनने की प्रक्रिया को माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं, जिसे हिंदी में नर युग्मक जनन कहा जाता है। और मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को मेगागैमेटोजेनेसिस कहते हैं, जिसे हिंदी में मादा युग्मक जनन कहा जाता है। दूसरा जो है परागण, पॉलिनेशन। आप जानते हैं पॉलिनेशन यानी परागण, यानी पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया। तो यह प्रक्रिया कई प्रकार से होती है, इन सभी प्रकारों को हम समझेंगे। इसके बाद है तीसरा निषेचन, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत हम जो नर युग्मक होते हैं वह कैसे मादा युग्मक तक पहुंचते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को जानेंगे। और जब ये पहुंच जाते हैं तो इनके बीच कैसे संलयन होता है और कैसे जाइगोट बनता है, इसे हम इसके अंतर्गत यानी निषेचन के अंतर्गत जानेंगे। इसके बाद है चौथा भ्रूण परिवर्धन यानी एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें हम जानेंगे कि जब युग्मनज यानी कि जाइगोट बन जाता है तो उस जाइगोट से कैसे भ्रूण बनता है और कैसे बीज का निर्माण होता है और फल का निर्माण होता है। इन सारी प्रक्रिया को हम इन 4 बिंदुओं के अंतर्गत जानेंगे। इन चारों प्रक्रियाओं को हम 3 घटनाओं के रूप में समझेंगे। पहला, निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं, जिसमें हम नर और मादा जनन अंगों की इकाई यानी पुंकेसर, जिसे हम इंग्लिश में स्टेमन कहते हैं, तथा स्त्री केसर, जिसे इंग्लिश में हम कार्पल कहते हैं, इनकी पूरी संरचना को समझेंगे तथा इनमें कैसे नर युग्मक
और मादा युग्मक का निर्माण होता है, इसे भी हम जानेंगे। दूसरी घटना है निषेचन की घटना, जिसमें हम कैसे निषेचन होता है यानी फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, यानी सबसे पहले तो हम पॉलिनेशन को जानेंगे यानी परागण को जानेंगे, और उसके बाद कैसे नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होते हैं और जायगोट का निर्माण करते हैं। इन सारी प्रक्रिया को हम निषेचन की घटना के अंतर्गत पढ़ेंगे, और साथ ही हम कैसे दोहरा निषेचन होता है यह भी जानेंगे। तीसरी घटना के अंतर्गत हम पश्च निषेचन की संरचनाओं और घटनाओं को जानेंगे। पश्च निषेचन यानी जो निषेचन के बाद यानी जायगोट के बनने के बाद कैसे जायगोट से भ्रूण बनता है, और भ्रूण कैसे बीज बनता है, कैसे बीज और फल बनते हैं, ये सारी घटनाओं को हम इसके अंतर्गत जानेंगे। निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, इसे हम जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम नर प्रजनन अंग पुमंग की सबसे एक इकाई, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं, इसकी संरचना को देखते हैं। देखिए, ये पुंकेसर है, एक पुंकेसर जिसके दो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, दो हिस्से, जिसमें जो नीचे का हिस्सा जो तंतुनुमा हिस्सा है, इसे फिलामेंट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में पुतंतु कहा जाता है। यह तंतुनुमा हिस्सा पुष्प के पुष्पासन यानी थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन किसी किसी पुष्प में यह दल यानी पेटल से भी जुड़ा हो सकता है। इसके ऊपर यानी शीर्ष भाग में आप देख रहे हैं एक गोल सी संरचना आपको दिख रही है, इसे एंथर यानी कि पराग कोश कहा जाता है। ये जो एंथर होता है पराग कोश, इसे आप ध्यान से देखिए, ये दो पालियों का बना हुआ होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जिनमें ये सिर्फ एक ही पाली का बना हुआ होता है। ये जो दो पालियां हैं, ये आपस में कुछ कोशिकाओं जो कि स्टेराइल होती हैं, इन कोशिकाओं से जुड़ी हुई होती हैं। इस क्षेत्र को, इन स्टेराइल कोशिकाओं की जो क्षेत्र है, इसको योजी यानी कनेक्टिव कहा जाता है, जिसमें ये दो पालियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। यदि हम इस एंथर यानी कि इस पराग कोश का टीएस यानी ट्रांसफर सेक्शन अनुप्रस्थ काट काटे और इसे सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखें, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें, तो हम इसमें कुछ प्रकार की संरचनाओं को देखेंगे। यह एक पराग कोश यानी एंथर का अनुप्रस्थ काट है, जिसमें आप चार गोल संरचनाएं देख रहे हैं, दो बाएं ओर तथा दो दाएं ओर। ये चारों गोल संरचनाओं को पराग कोष्ठ यानी पोलन चैम्बर कहते हैं, और साथ ही इन्हें लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। दो लघु बीजाणुधानी एक पाली लोब में और दो बीजाणुधानी दूसरे पाली में आपको दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों पालियों यानी लूप्स को जो कोशिकाओं का समूह आपस में जोड़ती है, उसे योजी यानी कनेक्टिव कहते हैं। अब आप एक लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजियम को देखें। जब पराग कोश अपरिपक्व अवस्था में होता है, तो प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह, जिसे बीजाणु जनन उत्तक यानी स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, भरा हुआ होता है। ये बीजाणु जनन उत्तक की यदि कोशिकाओं को देखें, तो ये कोशिकाएं द्विगुणित यानी डिप्लॉयड होती हैं। जब इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होता है, तो ये लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर का निर्माण करते हैं, जिससे परागकण विकसित होते हैं। परागकण को पोलन ग्रेन्स कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों ओर चार स्तरों की भित्ति पाई जाती है। आप देखिए, यह एक लघु बीजाणुधानी है। इसके चारों ओर आप मोटी भित्ति देख रहे हैं। ये जो मोटी भित्ति है, ये चार स्तरों की बनी हुई है। इसमें जो सबसे बाहरी स्तर है, इसे एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहते हैं, जो कि एक कोशिकीय स्तर होती है। इसके अंदर की ओर जो स्तर आपको दिखाई दे रही है, यह कोशिकाओं की जो स्तर है, इसे एंडोथीसियम कहते हैं। इनकी कोशिकाओं में
अल्फा सेलुलोज का तंतुमय जमाव पाया जाता है, यानी ये फाइब्रस होते हैं। एंडोथेसियम के नीचे 1 से 3 स्तरीय पैरेन्काइमा कोशिकाओं का स्तर आप देख रहे हैं, जिसे मध्य स्तर यानी मिडिल लेयर कहते हैं। यह स्तर के जो कोशिकाएं होती हैं यह खाद्य पदार्थों का संग्रह करते हैं, क्योंकि ये पैरेन्काइमा कोशिकाओं के बने होते हैं, तथा ये पराग कणों के विकास के क्रम में, यानी जब पराग कण विकसित होते हैं तब ये पराग कणों को पोषण प्रदान करते हैं। सबसे आंतरिक स्तर को टेप्टम कहते हैं। यह जो स्तर होता है यह पोषण स्तर का काम करता है। यह मध्य स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं, जो कि पैरेन्काइमा कोशिका होती हैं, उनमें खाद्य पदार्थ संग्रहित होता है। इन खाद्य पदार्थों को टेप्टम की जो कोशिकाएं होती हैं ये पराग कणों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। यदि हम टेप्टम की कोशिकाओं को देखें तो यह बहुगुणित होते हैं, यानी पॉलीप्लॉइडी होते हैं, यानी इसमें 2n से ज़्यादा यानी कि 3n या 4n गुणसूत्र होते हैं, तथा ये बहुकेंद्रकीय भी होते हैं, यानी इसमें केंद्रकों की संख्या भी ज़्यादा होती है। यह एक महत्वपूर्ण स्तर होता है, क्योंकि इस स्तर की कोशिकाएं एंजाइम और कुछ हार्मोन्स और रसायनों को स्रावित करती हैं। साथ ही यह परागकण की बाहरी भित्ति, जिसे एक्साइन कहते हैं, का भी निर्माण करती हैं। परागकणों के बनने के बाद भी यदि टेप्टम की कोशिकाएं बनी रहे तो इन्हें ग्लैंडुलर टेप्टम यानी ग्रंथिकीय टेप्टम कहते हैं, और यदि परागकणों के परिपक्व होने से पहले ही ये समाप्त हो जाती है तो उसे अमेबीय टेप्टम कहते हैं। टेप्टम से ऊपर की जो ये तीनों स्तरें हैं, यानी एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर यानी मध्य स्तर, यह संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती हैं, तथा जब परागकोश फूटता है यानी स्फुटन की क्रिया होती है तब यह परागकोश को फटने में सहायता करती है।